एवरीवन, इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ CS1 का पेपर ए का सोल्यूशन ऑफ द लेटेस्ट अटेम्प्ट सितंबर 2022 IFO एग्जाम का। सो बिफोर आई प्रोसीड विद दी सॉल्यूशंस, लेट मी गिव एन ओवरव्यू एग्जाम कैसा था इस बार। सो देयर वर टोटल 9 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा नहीं क्वेश्चन कि आपने कभी कुछ पढ़ा ना हो। अगर आपने थॉरोली अगर आप मेरे स्टूडेंट आपने मेरे क्लास नोट्स को रेफर करा, इवन तो अगर आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से रेफर करके गए, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, तो यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग इन दिस पेपर कि जो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया हो, कि आपने कभी देखा ही नहीं ऐसा क्या है, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। फॉर अ चेंज थ्योरी भी बहुत कम है, कमेंट्स बहुत ज़्यादा, कमेंट्स वाले क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आए हैं इस पेपर के अंदर। और एज सुन एज मैं जैसे सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, आई विल ट्राई टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल। मतलब मैं खाली रश नहीं करूंगा कि इसका सोल्यूशन ये होना चाहिए, मैं एक PDF शो करता हूँ। आई विल ट्राई टू शो यू कि एग्जैक्टली क्यों मैंने वो सोल्यूशन उस चीज़ का लिखा है। सेकेंडली, जो PDF में शो करूंगा सोल्यूशन का, अगर वो आपको चाहिए हो तो आप डेफिनेटली अपना ईमेल ID कमेंट्स में नीचे छोड़ सकते हैं। आई विल ईमेल यू द PDF, ताकि आप डिटेल में बैठ के आराम से कभी सोल्यूशन चेक करना हो तो वो आप कर सकते हैं। एंड आई विल ट्राई टू गिव यू एन आइडिया कि कितने मार्क्स ऐसे थे इस पेपर के अंदर जो फ्री में स्कोर करे जा सकते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ चैलेंजिंग नहीं था। तो आई विल ट्राई टू मार्क दोज क्वेश्चंस एज वेल, जहां पर देयर वाज नो स्कोप कि आप कोई मार्क क्या करें, लूज करें। अगर हम पेपर स्टैंडर्ड को देखते हैं, पेपर ए और पेपर बी कंबाइन, तो हम एक्सपेक्टिंग अ कट ऑफ विच विल बी बिलो 60। आई वुड से 60 के ऊपर तो डेफिनेटली कट ऑफ नहीं जाने वाली है, बट इट इज नॉट दैट इजी पेपर कि आप 56 से नीचे कट ऑफ यहाँ पर एक्सपेक्ट कर लें। सो इट विल बी समवट अराउंड 56 टू 60 के बीच में कोई कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर जब आपने मार्क्स असेस करें और आपको लग रहा है कि आप 60+ स्कोर कर पा रहे हैं इसके अंदर, तो आप डेफिनेटली अपने नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। अपने इस टाइम को वेस्ट ना करिए रिजल्ट के लिए। अगर आपको लगता है कि हाँ 55 बिलो मेरा स्कोर रहता है या 50 बिलो मेरा स्कोर है, देन इट इज बेटर कि आप अपने इसी एग्जाम पे फोकस करें, या कोई और एग्जाम इसके साथ आपको लगता है कि मैं दे सकता हूं इसके साथ, तो आप उसके लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं साथ में। सो लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। तो इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जो अगर आप क्लास 12th का भी बोल सकते हो, अदरवाइज इस कॉन्सेप्ट को लिटरली बेसन स्टार्ट्स के अंदर कवर करा गया बुक के अंदर। तो क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिक्स इट इज नोन दैट 7% ऑफ ऑल द ड्राइवर्स इन अ कंट्री आर यंग। कि अगर रैंडमली आप कोई ड्राइवर को पिक करते हैं, वो ड्राइवर यंग होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी? 7% है। यानी दिस 93% चांसेस कि वो ड्राइवर यंग कैटेगरी में नहीं होगा। कह रहा है उसके बाद 18% ऑफ ऑल ड्राइवर्स इन्वॉल्व इन रोड एक्सीडेंट आर यंग। कि अगर मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ड्राइवर है और ये एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, ये मैं ऑलरेडी बता रहा हूं कि वो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, तो चांसेस कि वो यंग निकलेगा, इसके चांसेस आपके निकल के आते हैं 18%। यानी दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ यंग ड्राइवर गिवन ही इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। तो इन्हीं को इवेंट ए और वाई का नाम दिया गया कि एक रैंडमली चोजन ड्राइवर अगर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है तो उसको हमने इवेंट ए नाम दिया है, और अगर वो एक यंग ड्राइवर है तो उसको इवेंट हमने वाई नाम दिया है। यानी ये जो प्रोबेबिलिटी आपकी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी वाई गिवन ए। यानी वाई गिवन ए आपको दे रखा है और आपसे मांगा क्या गया है? ए गिवन वाई। प्रोबेबिलिटी को इन्वर्ट करना है। फिर रिमेंबर, ये मैंने जब बिजनेस स्टार्ट्स पढ़ा था तो वहां पे आपको प्रोबेबिलिटी इन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपके नोट्स में आपको मिल जाएगा कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी वाई गिवन ए, या फिर मैं सोल्यूशन PDF से आपको दिखा देता हूं कि मुझे दो इवेंट्स दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ये है 7%, प्रोबेबिलिटी वाई गिवन है क्या है आपका? 18% है। और आपको प्रोबेबिलिटी को क्या करना है? इन्वर्ट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला, जहां पे ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना था, टाइम नहीं लगना चाहिए था आपका, आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कर सकते थे? लगा सकते थे। एक ही चीज मिसिंग है इसके अंदर कि P ऑफ A नहीं दे रखा है मुझे, तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि क्वेश्चन एनीवेज आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के टर्म्स में ही आंसर चाहता था। क्वेश्चन भी P ऑफ A के टर्म में आंसर आपसे चाहता था, तो उसके टर्म्स आप आसानी से अपने आंसर्स दे सकते हैं। तो आपका जो आंसर आना चाहिए दैट इज प्रोबेबिलिटी ए गिवन वाइज 2.57 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और इसके ऊपर आपसे मांगा गया है कमेंट, कि कमेंट करिए। तो कमेंट में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये ए की एक्सीडेंट होने की अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इफ आई डोंट टेल यू कि ड्राइवर कौन है, यंग है कि नहीं है, मैं ये कुछ नहीं बताता हूं और आपसे सिंपली एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी पूछूं, और अगर जब ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि ड्राइवर यंग है तब एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी पूछूं, तो मैं देखता हूं मेरी प्रोबेबिलिटी 2.57 टाइम्स बढ़ जाती है। दैट इज द कमेंट कि चांसेस फॉर एक्सीडेंट फॉर ड्राइवर, अगर वो यंग है, ये मैं बता देता हूं आपको, तो दैट बिकम्स 2.57 टाइम्स, जो अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट निकल के आती है। अज्यूमिंग कि आप कमेंट में अटक गए होंगे, मान लो या आपने कमेंट करने में आपको चैलेंज फेस हुआ हो, या आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं जो मैंने कमेंट लिखा है, तब भी इस क्वेश्चन के अंदर 2 मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं, जहां पे कोई स्कोप नहीं था कि आपके मार्क्स कटे। सॉरी। नाउ कमिंग टू दिस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है अ वारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10,000 पाउंड है,
और उसमें वारंटी कुछ इस तरीके से दी जा रही है कि जो बायर जिसने खरीदा है प्रोडक्ट, अगर पहले साल के अंदर ही वो फेल हो जाता है, प्रोडक्ट पहले साल के अंदर ही वो खराब हो जाता है, तो बायर को क्या दे दिए जाते हैं, 8,000 पाउंड्स दे दिए जाते हैं। अगर वो सेकंड ईयर में खराब होता है तब आप उसको 6,000 पाउंड्स क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। थर्ड ईयर में होता है तो 4,000, फोर्थ ईयर में होता है तो 2,000, और फिफ्थ ईयर ऑनवर्ड्स अगर वो खराब होता है तो आप बोलते हैं हमारी वारंटी खत्म है, अब हम कुछ भी आपको पे नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी की किसी भी ईयर में, प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे, इन अ ईयर लिखा है, फर्स्ट ईयर नहीं लिखा है, किसी भी साल में प्रोडक्ट खराब होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है। यानी प्रोडक्ट के खराब होने की प्रोबेबिलिटी ईयर वाइज चेंज नहीं हो रही है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे वो सेकंड ईयर हो, चाहे वो थर्ड ईयर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर आपके खराब होने की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट की क्या रहती है, 10% रहती है या 0.1 रहती है। एंड दैट इज द अजम्पशन दैट यू हैव टू टेक। क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में एक अजम्पशन भी मांगी आपसे, मैं थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूं आपको, बट यहां पे अजम्पशन मांगी है, तो हम अजम्पशन ये मान के चलेंगे कि ईयर वाइज ईयर जो खराब होने की प्रोबेबिलिटी है दैट विल रिमेन सेम, एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, कि फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर साल प्रोडक्ट के खराब होने का इवेंट एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 10% रहती है ईयर वाइज। फिर कहता है एक रैंडम वेरिएबल हम एक्स डिफाइन कर रहे हैं, जो कि क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर द फर्स्ट फेलियर अकर्स, नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर द फर्स्ट फेलियर, फोकस ऑन दिस वर्ड बिफोर। नाउ सपोज मैं कहता हूं जो फर्स्ट फेलियर अकर होता, फर्स्ट ईयर के अंदर प्रोडक्ट खराब हो गया, प्रोडक्ट फर्स्ट ईयर के अंदर खराब हो गया, तो हाउ मेनी ईयर्स बिफोर दिस यू हैव ऑब्जर्व, तो नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर द फर्स्ट फेलियर इज 0, कि कोई साल नहीं गया, पहले साल में वो क्या हो गया, खराब हो गया। अगर प्रोडक्ट सेकेंड ईयर में खराब होता है जाके, तब आप क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर द फर्स्ट फेलियर इज 1, कि फर्स्ट फेलियर ऑब्जर्व करने से पहले एक साल आपका गया है। थर्ड ईयर बिफोर द फर्स्ट, थर्ड ईयर में अगर फर्स्ट फेलियर होता है तो नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर द फर्स्ट फेलियर क्या बन जाएगा आपका, 2, एंड सो ऑन चलेगा। तो अगर आप रेंज को देखते हैं आपकी ध्यान से, तो आपकी रेंज कहां से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका होना चाहिए दैट इज ज्योमेट्रिक टाइप 2, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहां पे हमने सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को 0.1 माना है, दिस इज टाइप 2 ज्योमेट्रिक का क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन, या पीडीएफ पीएमएफ आप बोल सकते हैं। तो एक्स यहां पे फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक टाइप 2 विद पैरामीटर 0.1, आप ये लिख के भी आ सकते थे, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अपने पीएमएफ का फॉर्मूला दे सकते हैं। नाउ फिर क्या कहता है, अब चांसेस बताइए आप कि इन प्रोबेबिलिटीज को इवैल्यूएट करिए। अब आप ये समझिए y की वैल्यू 8,000 कब होगी, जब प्रोडक्ट अपने फर्स्ट ईयर के अंदर खराब हो गया, और नंबर ऑफ ईयर्स बिफोर फर्स्ट फेलियर क्या होने चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। सिमिलरली इसके लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, इसके लिए x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, इसके लिए x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। और यहां पर जब हम आते हैं तो ये क्या बनता है, मेरा बैलेंसिंग आइटम बनता है, क्योंकि बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 विल बी दिस प्रोबेबिलिटी, जिसको आप ऊपर पीएमएफ के फंक्शन से आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपकी आ जानी चाहिए निकल के, कहीं कोई चैलेंज नहीं है इसके अंदर, और बची हुई सारी प्रोबेबिलिटी किसकी हो जानी चाहिए, y इज इक्वल टू 0 की। ये आंसर आप अपने मैच करा सकते हैं कैलकुलेशन करके। एंड देन आपसे मांगा गया कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वारंटी पेमेंट, यानी y का क्या निकाल के दीजिए, मीन निकाल के दीजिए। तो दिस इज y का मीन, कि y की वैल्यूज को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, एंड दिस बिकम्स y का मीन, कि एवरेज पेमेंट जो आपको करना पड़ेगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए अंडर दी वारंटी स्कीम, वो क्या होगा, 1809। तो अगर इसके अंदर मैं बात करूं कि कितने मार्क्स को आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते थे, आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफिकेशन, आई डोंट थिंक दिस इज अ चैलेंज, मान लो उसमें आप कंफ्यूज हो भी गए एक बार के लिए, तो भी ये 5 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाते थे, ये तो आपको डेफिनेटली क्या करने चाहिए थे, स्कोर करने ही चाहिए थे। तो अगर आप देखें अभी तक हमने टोटल 10 नंबर का पेपर कवर करा है, जिसमें से 7 मार्क्स आर इजीली अचीवेबल, जहां कोई टेंशन नहीं है। फिर भी इससे ज्यादा ही आपको स्कोर करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, तो कह रहा स्टडीज अंडरटेकन in order to devise a model to predict the probabilities of young adults passing a driving test। टास्क क्या है, आपको चांसेस बताने हैं कि कोई यंग अडल्ट ड्राइविंग टेस्ट पास कर जाएगा। कहते डेटा वाज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स ओवर अ 30-day पीरियड, और एक एनालिस्ट है फॉर अ गिवन जेंडर एज ग्रुप, ऑब्जर्वेशन है वो किस फॉर्म की है, y/n फॉर्म की है। यहाँ पे y इज द नंबर पासिंग द टेस्ट एंड n इज द नंबर टेकिंग द टेस्ट। अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा, अगर y फॉलो कर रहा था डायरेक्टली बाइनोमियल n, p, तो आप देखते थे y इज नॉट अ मेंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली,
कि बाइनोमियल को आप डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर नहीं बना पाते थे, तो आप एक नया रैंडम वेरिएबल z डिफाइन करते थे ऑफ द फॉर्म y बाय n, एंड z क्या बनता था, आपका एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर बनता था। तो वही चीज आपको यहां पर ऑलरेडी करके दे रखी है कि जो ऑब्जर्वेशंस है दोज आर ऑफ द फॉर्म y बाय n, एंड वी नो अगर ये y बाय n फॉर्म का है तो डायरेक्टली इट विल बिकम अ मेंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली। उसके आगे कहता है कि हमने ये डेटा ऑब्जर्व करा है जहां पर आपका एक्स एक्सिस पर एज चल रहा है, वाई एक्सिस पर कितने प्रपोर्शन टेस्ट पास करते हैं, प्रपोर्शन यानी परसेंटेज ऑफ यंग पीपल जो क्या कर रहे हैं, टेस्ट पास कर पा रहे हैं, एंड जेंडर वाइज डेटा यहां पे क्लासिफाई करा गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मान लो एक बार के लिए मैं रफली इसको मैच कर देता हूं, तो यू विल ऑब्जर्व कि जो फीमेल्स के पास करने की प्रपोर्शन है दैट मोर और लेस रिमेन्स अ कांस्टेंट, इसके अराउंड ही मैक्सिमम डेटा आपका घूमता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। रफली आई वुड से कि बहुत कम डेटा है, तो आई वुड से कि जो प्रपोर्शन ऑफ फीमेल है उनका पासिंग प्रपोर्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एज, या फंक्शन एज वाइज वो डिपेंडेंट नहीं दिखाई दे रहा है, दैट रिमेन्स अ कांस्टेंट। वहीं पर अगर आप मेल्स की बात करते हैं तो क्लियरली देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड, क्लियरली देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड कि जैसे जैसे एज इंक्रीज करेगी वैसे वैसे प्रपोर्शन ऑफ अडल्ट मेल्स पासिंग द टेस्ट वो क्या होगा, आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी यहां पर क्लियरली एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज द कमेंट फॉर द फर्स्ट पार्ट, जो एक नंबर का आपका क्वेश्चन था। फिर हम कहते हैं आगे, the analysts believe that the age and gender are variables that influence whether or not a person will be passing a test. The analysts fitted a GLM with a canonical link function to investigate such an influence by including the interaction between the two explanatory variables. उन दोनों के बीच में क्या है, इंट्रैक्शन है। If you'll remember, क्लास अगर मेरे क्लास नोट्स आप रेफर करेंगे तो एज और जेंडर के बीच में एग्जाम्पल लेके हमने सबसे पहला इंट्रैक्शन टर्म के लीनियर प्रेडिक्टर बनाना सीखा हुआ था। तो एक्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका आ गया, देयर इज नो स्कोप ऑफ लूजिंग मार्क्स यहां पर। तो कह रहा राइट डाउन अ सूटेबल मॉडल फॉर द प्रपोर्शन पासिंग द टेस्ट। तो अब लीनियर प्रेडिक्टर लिख सकते हैं भाई यहाँ पे कि लीनियर प्रेडिक्टर ए स्टार जेंडर का लिखना है तो मॉडल विल बी ऑफ दिस फॉर्म की एज प्लस जेंडर प्लस एज डॉट जेंडर, एंड अल्टीमेटली मेरे लीनियर प्रेडिक्टर का फॉर्म क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। अगर आप वैसे जाएंगे तो आप बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस गामा आई कर सकते हैं, और क्योंकि इंट्रैक्शन है तो अल्फा प्लस बीटा एक्स डॉट गामा आई एक टर्म इस टाइप की आ जाएगी, जिसको आप सॉल्व करके चाहें तो ये फॉर्म अपना आसानी से बना के यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये अगेन 3 नंबर यहाँ पे फ्री के, मैं 1 नंबर कमेंट वाला हटा देता हूँ कि आप नहीं मान लो कमेंट कर पाए एक बार के लिए, तो भी अभी तक यहाँ पर 3 मार्क्स आर इजीली अचीवेबल, जो नोट्स को रेफर करके भी आप कर सकते थे क्योंकि ये ओपन बुक पेपर था आपका। अगर आप वहां भी अटक गए, मान लो ये आपको तब भी याद नहीं था, तो भी नीचे हिंट है बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि लीनियर प्रेडिक्टर जो है आपका उसमें 2 पैरामीटर्स जो कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग है मेल फीमेल के लिए। इवन जो बीटा एज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी अलग अलग है। तो यहां से भी आप फॉर्म पकड़ सकते थे अगर पकड़ना चाहते, बट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि आप ये डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, इजी था। तो अब कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रपोर्शन ऑफ 22 ईयर ओल्ड फीमेल्स प्रेडिक्टेड बाय द मॉडल टू पास द टेस्ट। तो ये फीमेल्स का आपका लीनियर प्रेडिक्टर है जिसमें एज की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, 22 रिप्लेस कर देंगे। एंड इफ यू रिमेंबर जीएलएम में ईटा इज नॉट योर फाइनल आंसर। जो प्रेडिक्शन आप करना चाहते हैं वो ईटा के लिए नहीं कर रहे होते हैं, वो आप किसके लिए कर रहे होते हैं, म्यू के लिए कर रहे होते हैं। और म्यू लाने के लिए वी नीड अ लिंक फंक्शन। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मेरा बाइनोमियल है तो दिस इज द लिंक फंक्शन, जिसको हम लीनियर प्रेडिक्टर के इक्वेट करेंगे तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द फंक्शन जहां से म्यू क्या होगा, आपका एस्टिमेट होगा या प्रेडिक्ट होगा। एंड फीमेल 22 ईयर ओल्ड है तो ये उसका क्या है, लीनियर प्रेडिक्टर की वैल्यू है, जिसको अगर हम यहां पे रिप्लेस करते हैं तो मेरा पासिंग प्रपोर्शन जो आ रहा है दैट इज 0.5656। दिस इज माय फाइनल आंसर। अगेन यहां भी कोई स्कोप नहीं है मार्क्स को लूज करने का, तो 3 और 2 ये मार्क्स भी आपके यहां पे फ्री के हो गए। फिर क्या कहता है आगे कि यूजिंग द जीएलएम मॉडल द एनालिस्ट डिराइव्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी पासिंग द टेस्ट और फेलियर। कि पास होने की प्रोबेबिलिटी म्यू है तो फेल होने की ऑब्वियसली 1 माइनस म्यू होगी, उसकी एक रेशियो वो इवैल्यूएट कर रहा है, और उस रेशियो के बेसिस पर ये आपका आंसर क्या है यहां पे देखने को आपको मिलता है। कह रहा कमेंट ऑन दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द टेस्ट। अब आप क्या देखते हैं कि जैसे जैसे आप एज को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप एज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आप फर्स्ट पार्ट में दिखा चुके हैं कि आपका जो फंक्शन है, जो आपके पासिंग का प्रपोर्शन है वो बढ़ता चला जाता है। वो इस मॉडल में भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे एज इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपका म्यू हैट शुड इंक्रीज, ये आपको देखने को मिलना चाहिए। और जैसे जैसे म्यू हैट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका 1 माइनस म्यू हैट क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो ये कमेंट है। इसके अलावा आप ये बताएंगे ये रेशियो एक पॉइंट पर आंसर देने लगेगी 1 से बड़ा। फॉर एग्जाम्पल म्यू मेरा 0.9 हो गया तो डिनोमिनेटर मेरा 0.1 रह जाएगा, और ये आंसर कितना दिखाई देता है मुझे, 9। तो दिस रेशियो विल गिव यू एन आंसर ग्रेटर देन 1। और 1 से बड़े का मीनिंग क्या है कि वो ऐसे पर्सन के लिए बोल रहे होंगे जहां एज क्या होगी, डेफिनेटली ज्यादा होगी, उसे मेल की जो एज है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और दिस रेशियो विल कीप ऑन अचीविंग अ वैल्यू ग्रेटर देन 1।
अगेन मैं मानता हूं ये एक नंबर ही आप स्कोर नहीं कर पाए, आपको कमेंट नहीं आया, तो अगेन इसमें 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए थे, 5 नंबर तो आपको इजीली स्कोर करने थे। तो अभी तक हमने बोला कि 7 हमारा यहां तक का फ्री के मार्क्स का टोटल था, एंड 7 and 5 12 आपका अभी तक का टोटल बन चुका है, जो इजीली अचीवेबल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज नो डाउट कि इसमें कहीं पे किसी को भी चैलेंज आए, मैं 7 के 7 मार्क्स को फ्री का मानता हूं। इसके अंदर यहां पर कहीं भी मार्क्स कटने का स्कोप नहीं है। तो अगर हम सीधा सीधा क्वेश्चन है, जॉइंट पीएमएफ आपको दिया हुआ है, वैलिड जॉइंट पीएमएफ अगर ये शो करना है तो हम शो कर सकते हैं कि फंक्शन हमेशा कैसा आंसर दे, आपका पॉजिटिव आंसर दे रहा हो और टोटल क्या आ रहा हो निकल के उसका 1 आ रहा हो। तो दीज आर दी 2 कंडीशंस व्हिच आर मेट। तो यानी गिवन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वैलिड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। देन आपसे मार्जिनल मीन ऑफ एक्स मांगा है, एंड आपसे मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज के बेसिस, सॉरी थर्ड पार्ट में आपसे मांगा है कि दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट। सो यू कैन पिक एनी कॉम्बिनेशन जहां पर आपका जॉइंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, ये आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, ये आपके प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स की प्रोबेबिलिटी है, वो फेल हो जाए। यू कैन पिक एनी कॉम्बिनेशन, वो आपका फेल हो गया तो इसका मतलब रैंडम वेरिएबल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो 7 मार्क्स फ्री के हैं, कहीं कोई स्कोप नहीं है। मैं एक बार टोटल ना यहीं पे लिखता जाता हूं ताकि मुझे बार बार ऊपर आके ना करना पड़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बोला 2 मार्क्स फ्री के थे, सेकंड में हमने बोला 5, 5 और 2 7, 7 and 3 10 और 2 12 एंड 12 and 7 आर 19। तो अभी तक तो 19 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते थे इसके अंदर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन जीएलएम का एक क्वेश्चन है। तो जीएलएम से काफी क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे कह रहा है क्लेम अमाउंट इन एन इंश्योरेंस कंपनी फॉलोज अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, द क्लेम मॉडलिंग, the company is modeling the claim it received and considering a GLM with claim amount as the response variable। जो आउटपुट है वो क्या है, आपका क्लेम अमाउंट है। और 4 रेलेवेंट कोवेरिएंट्स ने पिक करे हैं। पहला है एज ऑफ पॉलिसी होल्डर, एंड एक्सपीरियंस कितना है पॉलिसी होल्डर को, उसको हमने कैटेगराइज करा है। यानी ये मेरा कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, मेरा एक फैक्टर है जिसके अंदर क्या है, 4 कैटेगरीज है। जेंडर में देर आर 2 कैटेगरीज, एंड कार इंश्योरेंस ग्रुप में भी क्या है, कैटेगरीज है 1 से लेकर 20, जो क्या इंडिकेट करती हैं लेवल ऑफ रिस्क। Can I state the form of the linear predictor of GLM when all the covariates are included in the model as main effects? सबको एज अ मेन इफेक्ट अगर हम रखते हैं तो मेरा लीनियर प्रेडिक्टर कैसा बनेगा। ये भी आपको क्वेश्चन आपके नोट्स में मिल जाएगा, नॉट इन डायरेक्टली दिस फॉर्म, बट ऐसे बहुत सारे लीनियर प्रेडिक्टर एग्जांपल मैं क्लास में कराता हूं आपको। अगर आप देखेंगे लीनियर प्रेडिक्टर वाली क्लास तो ये एग्जैक्टली ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो आपको एज क्या लेना था, एज आपका न्यूमेरिकल कंटिन्यूस वेरिएबल था, तो उसको हमें मल्टी एज अ डायरेक्ट वैल्यू एंटर करानी है मॉडल के अंदर। एक्सपीरियंस फैक्टर था, जेंडर फैक्टर था, कार इंश्योरेंस ग्रुप क्या था, आपका फैक्टर था। तो मैंने इस फॉर्म का लीनियर प्रेडिक्टर बनाया है, एंड आई हैव डिफाइंड ऑल दी वेरिएबल्स, जो मैंने यहाँ पे क्या, सॉरी ऑल दी पैरामीटर्स, कौन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, कि अल्फा के मेरा क्या मीनिंग है, बीटा जे से मेरा क्या मीनिंग है, गामा के से मेरा क्या मीनिंग है। वी हैव डिफाइंड एवरीथिंग, ऑल्दो ये आपसे नेक्स्ट पार्ट में मांगा गया है कि एक्सप्लेन ऑल दी टर्म्स जो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो 3 मार्क्स इजीली अचीवेबल। फिर कह रहा state how the linear predictor in answer part 1 changes if an interaction between the covariates showing policy holder car insurance group is also included। कि एज और कार इंश्योरेंस ग्रुप में अगर मैं इंटरेक्शन ले आता हूं, यानी एज और कार इंश्योरेंस ग्रुप में अगर मैं क्या ले आता हूं, इंटरेक्शन ले आता हूं, तो मेरा मॉडल कैसा दिखाई देगा। तो अब क्या देखेंगे, उस केस में आपका मॉडल भाई जो ऑलरेडी चल रहा था वो तो है, मान लो इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं, कार इंश्योरेंस ग्रुप को मैंने गामा के से डिनोट करा है, सॉरी। तो आप बोलेंगे गामा के डॉट डेल्टा या फिर अल्फा प्लस डेल्टा करके आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, डेल्टा एज भी ले लूँ मैं, यहाँ पे चलेगा। तो हम क्या देखेंगे, ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, सॉरी मल्टीप्लाई हम बोलते नहीं है लिटरली, पर ये दोनों का क्या है, इंट्रैक्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो है इसके साथ मर्ज हो जाएगा, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ द लीनियर प्रेडिक्टर की एज का जो पहले इंपैक्ट कार इंश्योरेंस से डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा था, वो अब यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ माई लीनियर प्रेडिक्टर विल गेट अपडेटेड। अगेन मैं नहीं मानता इसके अंदर भी आपको कहीं मार्क लूज होने का चांस था। Then there are companies considering whether to include interaction term between the policy holder age and car insurance group। उसके लिए उसने क्या करा, स्केल डिविएंस निकाला 422 एंड 310, यानी ये आपका क्या हो गया, S1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, S2 हो गया। ये बात हम जानते हैं कि जैसे जैसे मॉडल में एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करते जाते हैं वैसे वैसे उसके स्केल डिविएंस में ड्रॉप आता है, और हमारा कंक्लूजन ये होता है कि वो ड्रॉप इतना सिग्निफिकेंट होना चाहिए कि वो जस्टिफाई कर सके एडिशन ऑफ न्यू पैरामीटर्स। उसके लिए हम क्या करते, सीधा टेस्ट बनाते थे कि S1 माइनस S2 अगर बड़ा आ जाता है काई स्क्वायर, अगर मैं सपोज डिफरेंस ऑफ पैरामीटर को अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मानता हूं, तो अगर इससे बड़ा आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वी हैव सफिशिएंट एविडेंस कि मॉडल 2 इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर मॉडल 1। अगेन डायरेक्ट टेस्ट ना स्केल डिविएंस निकालनी थी, दे रखी थी, सिर्फ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए था। अगर अप्लाई करेंगे तो S1 S2 है, आप देखेंगे दोनों का डिफरेंस आ रहा है ये, और जो डिफरेंस ऑफ पैरामीटर है दोनों मॉडल्स के बीच में दैट इज ऑफ 19 पैरामीटर्स। तो आप देखेंगे क्योंकि ये बड़ा आ रहा है
ये रिजल्ट आपका होल्ड करता है, तो मॉडल 2 इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर मॉडल 1। ये आप काउंट कर सकते हैं दोनों मॉडल में कितने पैरामीटर हैं, ये रूल भी आपको डेफिनेटली पता होगा। तो मैं मानता हूं इसके अंदर 8 के 8 नंबर अचीवेबल थे, फिर भी आपने कहीं गलती कर दी होगी छोटी मोटी, मैं 7 से कम मार्क्स इसमें फ्री के नहीं मानता हूं। तो देयर आर 26 मार्क्स, यहां तक हम मान के चले कि 26 मार्क्स आपको डेफिनेटली स्कोर करने चाहिए थे यहां तक आते आते। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपके पास n बर्नौली ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को हमने p माना है, और जो पैरामीटर p है वो कांस्टेंट नहीं है, वो अपने आप में क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है जो क्या फॉलो करता है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। आपसे मांगा है पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरामीटर p। 6 नंबर का क्वेश्चन, क्लास वर्क बिल्कुल एग्जैक्टली करा हुआ क्वेश्चन आपको आपके नोट्स में से मिल जाता है, क्योंकि अगर ये ओपन बुक पेपर है तो कहीं पे भी कोई चांस ही नहीं है कि आप कहीं इसमें गलती करते जाके। बट समझना ये था आपको इसके अंदर, ये बाइनोमियल नहीं था, ये बर्नौली है। ये बाइनोमियल नहीं है, बर्नौली है। यानी आपका जो पीएमएफ है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, आपका पीएमएफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। और लाइकलीहुड में वी हैव हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस, वी हैव n ऑब्जर्वेशंस। यानी ये जो फंक्शन है ये मेरा n टाइम्स मेरा पीडीएफ क्या होता जाना चाहिए, मल्टीप्लाई होता जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ माई लाइकलीहुड विल लुक लाइक। एंड ये मेरा प्रायर दिया हुआ है, बस यही गलती कर सकते थे कि आपने मान लो गलती से बाइनोमियल ले लिया। अगेन दैट इज नॉट, मैं मानता नहीं हूँ कि गिवन द प्रिपरेशन यू हैव कि ये गलती आप करेंगे कहीं पे। एंड ये आपका क्या आना चाहिए, पी का पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आना चाहिए था। 6 मार्क्स फ्रीली अचीवेबल। डिटरमाइन दी बेजन एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर पी अंडर क्वाड्रेटिक लॉस। तो क्या करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक लॉस है तो हम क्या करते हैं, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल देते हैं। मीन निकालेंगे तो आपके पास बीटा का मीन क्या होता है, अगर पैरामीटर ए और बी है तो ए ओवर ए प्लस बी। ये आपका क्वाड्रेटिक लॉस के अंदर पी हैट की वैल्यू आ जानी चाहिए। एंड देन आपको उसे क्रेडिबिलिटी फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना था, स्टेटिंग द क्रेडिबिलिटी फैक्टर। टिपिकल क्लास वर्क क्वेश्चन, 9 के 9 मार्क्स। मैं एक भी मार्क्स इसमें नहीं एक्सपेक्ट करता कि कोई स्टूडेंट कहीं लूज करे। तो देर आर यहां तक के इजीली अचीवेबल मार्क्स आपके 35, जहां पे कहीं कोई स्कोप नहीं है मार्क्स कटे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिकीस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, जहां पे मैक्सिमम लोग अटके होंगे। अगर आपने सबसे पहले पिक कर लिया होगा तो चांस कि आप बहुत ज्यादा टाइम इसके अंदर लगा गए हो और आपको फिर भी डाउट हो कि मैंने अच्छे से करा है अटेम्प्ट या नहीं करा है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगाएंगे। तो कह रहे थे प्रिविलेज ऑफ एन इन्फेक्शियस स्टडीज एट अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग एन एपिडेमिक इन अ सर्टेन लार्ज पॉपुलेशन इज अज्यूम्ड टू बी आर। और वो बता रहा है इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन, वैसे प्रिविलेज इज अ स्टैटिस्टिकल टर्म, वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपको वो आइडिया नहीं है तो उसका भी मीनिंग दे दिया कि इसका मीनिंग ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैज द डिजीज इज आर। आपको प्रोबेबिलिटी दी, रैंडमली आप एक पर्सन पिक करिए, उसको वो इन्फेक्शियस डिजीज होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आर है। क्या टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डिसीज इज अवेलेबल एंड द फॉलोइंग इवेंट्स आर डिफाइंड। एक इवेंट टी डिफाइन करा कि टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है, कि फाइनल रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है, यानी पर्सन को डिजीज है। इस गिवन द टाइम फ्रेम वी आर इन, अब पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट का रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आता है। कोविड में पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, नेगेटिव सब जान चुके हैं। अगर किसी टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि उसे टेस्ट बोलता है कि उसे डिजीज नहीं है, टेस्ट ऐसा बोल रहा है। डी का मीनिंग एक इवेंट है कि उस इंडिविजुअल को डिजीज है एक्चुअल में, और एच का मतलब है कि उस इंडिविजुअल को डिजीज नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, हेल्दी है। ये 4 चीजें आपको डिफाइन करके दे दी गई। टेस्ट इज 100% एक्यूरेट व्हेन यूज्ड ऑन पीपल हु डू नॉट हैव द डिजीज। जिनको डिजीज नहीं है उसमें टेस्ट क्या है, 100% एक्यूरेट है। मतलब आदमी हेल्दी हो और डिजीज बोले कि टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा, इसका चांसेस क्या है, 0 है। इसके चांसेस क्या है आपके, 0। करेक्ट आंसर देगा आपको निकाल के कि अगर हेल्दी है तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। या फिर ऐसा बोलें कि n गिवन h, ये आंसर क्या निकल के आएगा आपका, 1 निकल के आएगा। एक ही बात है। कह रहा हाउ द टेस्ट इज इम्परफेक्ट व्हेन यूज्ड ऑन पीपल हु हैव द डिजीज। जिनको डिजीज है उनको वो डिजीज दिखा दे, उनको वो डिजीज दिखा दें, उसके चांसेस क्या हैं आपके, पी है। करेक्ट रिजल्ट के चांसेस हैं। टी का मतलब क्या था यहाँ पे, पॉजिटिव रिजल्ट था कि अगर आदमी को डिजीज है और टेस्ट भी बोल रहा है डिजीज है, इसके चांसेस क्या है, पी। यानी ये पी जितना बड़ा नंबर होगा उतना ये टेस्ट क्या कर रहा है, इफेक्टिव रिजल्ट दे रहा है, बीमार आदमी को बीमार दिखा रहा है। ये नंबर जितना बड़ा है उतना बेटर टेस्ट आपका क्या करता है, काम करता है। कह रहा डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, कि एट द एंड रिजल्ट नेगेटिव आना चाहिए, कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। 2 लोगों के लिए रिजल्ट नेगेटिव आ सकता है। अगर मैं ट्री डायग्राम से जाऊं भाई, या तो आदमी को डिजीज है या आदमी हेल्दी है, पहले तो 2 ही कैटेगरी में बांटेंगे। अब जब डिजीज वाले के लिए टेस्ट करा तो भी रिजल्ट टेस्ट, मैं मानता हूं नेगेटिव पॉजिटिव 2 चांसेस हैं, और हेल्दी के लिए भी नेगेटिव पॉजिटिव 2 चांसेस हैं, हालांकि एक की प्रोबेबिलिटी उसमें 0 है। अभी के लिए भूल जाते हैं। एट द एंड आई हैव टू रीच दिस गोल, गोल इज टू रीच एन। बोले 2 रास्ते हैं इन पे पहुंचने के। 2 रास्ते क्या क्या है कि पहले आप डी वाली ब्रांच पे चले जाइए,
कि आप डी पे गए, यानी आदमी को डिजीज थी एंड टेस्ट ने रिजल्ट क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया। या फिर ये और केस है, या तो डिजीज है या डिजीज नहीं है, ये एंड केस तो हो नहीं सकता है। आदमी हेल्दी था और टेस्ट ने रिजल्ट क्या दे दिया आपका, नेगेटिव दे दिया। यही केसेस आपके बन सकते हैं। बेसिकली मैंने ये ब्रांच से ये ब्रांच गया, या फिर मैं ये ब्रांच से, हेल्दी वाली ब्रांच से मैं इस वाली ब्रांच पर आया हूं। दीज आर दी फोर बेसिकली टू वेज ऑफ रीचिंग एन। आदमी को डिजीज होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आर कहता है, एंड एन गिवन डी। अब समझना ध्यान से, एक रिजल्ट आपको याद दिलाता हूं। इफ यू रिमेंबर, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए बार गिवन बी, इन दोनों का आंसर क्या आता है, 1 आता है। यानी अगर मुझे ए बार गिवन बी निकालना है तो वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी होगा। हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन कहता है एन गिवन डी दीजिए, और एन और टी एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी मैं इसको क्या बोल सकता हूं, दिस इज 1 माइनस टी गिवन एन। अगर डिजीज टेस्ट के पॉजिटिव आने के चांसेस को टी बोलते हैं, तो नहीं आने के को क्या बोल रहे हो आप, एन बोल रहे हो, अपोजिट है उसका। यानी आपके लिए ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, 1 माइनस पी आ जाती है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। नाउ आदमी हेल्दी है, आदमी हेल्दी है और रिजल्ट उसका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो हेल्दी के लिए तो रिजल्ट करेक्ट ही आता है हमेशा। इसके चांसेस क्या है आपके, 1 है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर कि टेस्ट एट द एंड नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। देन individual from this population, an individual from this population was tested for the disease using this test, the test gave a negative result। हमने किसी इंडिविजुअल को टेस्ट करा और उसका रिजल्ट नेगेटिव आया। मैं ये बता रहा हूं आपको खाली। कह रहा डिटरमाइन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डी गिवन एन दैट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज द डिजीज गिवन द टेस्ट गिव द नेगेटिव रिजल्ट। यानी मुझे डी गिवन एन का क्या करना है, आंसर देना है। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन में जो रिजल्ट यूज करा था, मैं वही रिजल्ट यहां पे क्या कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने यूज करा, कि अगर आपको एन गिवन डी पता है, डी गिवन एन आपको निकालना है, आपके पास सारी वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल है, बस पी ऑफ एन क्वेश्चन में नहीं दिया था तो वो पहले पार्ट में आपसे निकलवा लिया गया, तो ये आंसर भी आपका कैलकुलेट आसानी से हो जाएगा ना। थर्ड का ए पार्ट, कि डिटरमाइन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उससे पहले कुछ बोल रहा है, पहले वही पढ़ लेते हैं, कि कंसिडर नाउ द अनदर इंडिविजुअल वाज टेस्टेड के टाइम्स। आपने एक आदमी को पकड़ा और के टाइम्स आपने उसके लिए टेस्ट करा, और सारे के सारे के टेस्ट उसका नेगेटिव रिजल्ट ही देते हैं। जब भी आपने टेस्ट करा तो रिजल्ट क्या आता है आपका, नेगेटिव आता है। कह वी डिनोट दिस इवेंट फॉर अ रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल बाय एन स्टार। एन स्टार का मतलब क्या है, आपने एक इंडिविजुअल को पकड़ा, के टाइम्स टेस्ट करा और हर टाइम आंसर क्या आया आपका, नेगेटिव ही आया। इस इवेंट को उसने एन स्टार से डिनोट करा है। और यहां बोला गया यू कैन अज्यूम आउटकम ऑफ ईच टेस्ट कंडीशनल ऑन द डिजीज स्टेटस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटकम ऑफ ऑल द अदर टेस्ट। है डिजीज नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, हर एक आउटकम नेगेटिव 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 बेशक आ रहा है, पर प्रीवियस आउटकम का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। अगर मैं अभी थर्ड टाइम देख रहा हूं तो पहले दो का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। Can determine the conditional probability d given n star that this individual has the disease। इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देनी है गिवन दैट ऑल के टेस्ट गिव द नेगेटिव रिजल्ट, यानी आपको डी गिवन एन स्टार यहां पे निकाल के देना है। सेम रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी को इन्वर्ट करने वाला तीसरा क्वेश्चन आ गया इस रिजल्ट के ऊपर, वो आप यूज करेंगे ना। इसको ध्यान से समझना जरूरी है। एन स्टार गिवन डी का मतलब क्या है, आदमी को डिजीज है, आपने टेस्ट करा, हर बार रिजल्ट क्या आना चाहिए आपका, नेगेटिव आना चाहिए। आप समझिए, डिजीज हो रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी दे रखी है, यानी ये आउटकम आपके लिए मान लेते हैं सक्सेस है। आपने के ट्रायल्स करे और के ट्रायल्स में आपको सक्सेस मिल जाए, जहां पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, पी होगी। तो ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्वेश्चन ने दे रखी है, ऐसा होना चाहिए। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन स्टार, अगेन लॉ, जिस तरह से मैंने ट्री डायग्राम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन के लिए बनाया था, सेम रिजल्ट को मैंने यहां पे यूज करा है टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन स्टार। या तो वो डिजीज पर्सन के साथ हो सकता है या वो हेल्दी के साथ हो सकता है। सेम रिजल्ट को हमने क्या करा, यहां पर यूज करा है, जहां पर ये पार्ट आप ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर ही चुके थे। हमें बेसिकली चाहिए था ये वाला पार्ट, कि अगर पर्सन हेल्दी है, अगर पर्सन हेल्दी है तो टेस्ट नेगेटिव आंसर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 थी, तो 1 टू द पावर के और हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, 1 माइनस आर। ये ट्रिकी पार्ट था, यहां पर हो सकता है काफी लोग अटके हो, तो मैं इसको फ्री के नहीं बोलूंगा मार्क्स को। तो ये 5 नंबर हमारे ट्रिकी जोन में चले जाते हैं एक बार के लिए। करेक्ट, कमेंट ऑन द इंपैक्ट ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट। के की वैल्यू बढ़ाने से क्या इंपैक्ट होगा, जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, तो आप देख सकते हैं रैंडम वैल्यू से पुट करके आप देख सकते थे यहाँ पे कि जैसे जैसे आप के की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आप 1 माइनस पी के ऊपर बात कर रहे हैं ना, जैसे जैसे आप इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो नंबर है वो छोटा होता जाएगा, 1 माइनस पी टू द पावर के, वो क्या होगा, गिरेगा।
और ओवरऑल में आप ये देखेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी आपकी ओवरऑल में नीचे आती चली जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर भी गिर रहा है, डिनोमिनेटर भी गिर रहा है, तो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल गो डाउन। और अजम्पशन देनी थी, एक अजम्पशन स्टेट वन अदर अजम्पशन नीड टू बी मेड रिमाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम ये मान के चलेंगे इस आदमी को जो आपने के टेस्ट करे एक ही टाइम पर करेगा, मान लो वो हेल्दी था और जब आपने दोबारा टेस्ट करा तो वो क्या था आपका, बीमार था, तो रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे अगर उस आदमी के लिए जब भी ये टेस्ट करेगा ये एक ही कंडीशन में करेगा और आदमी भी चेंज नहीं हो रहा है और आदमी की सिनेरियो भी चेंज नहीं हो रहा है, ये हम अजम्पशन लेंगे। तो हम मान के चलते कि मान लो ये 14 नंबर का क्वेश्चन था जो कि काफी ट्रिकी क्वेश्चन में, अगर मैं इसको डाल देता हूं कि ट्रिकीस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, फिर भी फ्री के मार्क्स आप ये 6 हटा देते हैं हम यहाँ पे, ये 6 को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और एक आधा मार्क्स में और काट देता हूं, एक बार के लिए 7 नंबर काट देता हूं, तो 7 मार्क्स आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते थे। तो हमारा अभी तक का टोटल था 35 एंड 7 आपका हो गया 42 को हम डालते हैं इजी कैटेगरी में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8। From a recent climate action plan conference, a particular model was agreed for measuring global earth tremors. A series of n positive measurements are to be taken, which are assumed to be independent observations of a random variable that is uniformly distributed. आपको n observations pick करनी है from this distribution, सीधा सा मीनिंग है, और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, यूनिफॉर्म है। कहते a climate risk actually adopts the model agreed by CAP conference. They actually knows that only the number r, the measurements that are less than 1 is r, और रिमेनिंग क्या है जो 1 से बड़ी वैल्यू देती है। कि आप रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग या तो 1 से छोटी आएगी या 1 से बड़ी आएगी, एंड आउट ऑफ n ऑब्जर्वेशंस हमें ओरिजिनली नहीं पता कितनी वैल्यूज ऐसी होने वाली है जो 1 से छोटी होने वाली है, वो मेरे लिए एक रैंडम वेरिएबल है और उस रैंडम वेरिएबल को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, r से डिनोट कर रहे हैं। अब ऐसा मान सकते हैं आपने रैंडमली कोई ऑब्जर्वेशन पिक करी, वो 1 से बड़ी निकली तो वो आपके लिए क्या है, फेलियर मान लेते हैं, और 1 से छोटी निकली तो वो आपके लिए क्या है, 1 से बड़ी निकली वो फेलियर है, 1 से छोटी आपके लिए क्या है, सक्सेस है। तो इस सक्सेस वाले रैंडम वेरिएबल को आप r से डिनोट कर रहे हैं, यानी क्लियरली r क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल n कॉमा व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नाउ सक्सेस कैसे डिफाइन करी, रीडिंग गेटिंग अ वैल्यू लेस देन 1, जो भी वो प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी r का डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आना चाहिए, वो बाइनोमियल बनेगा। शो दैट प्रोबेबिलिटी फॉर अ सिंगल मेजरमेंट टू बी लेस देन 1, बेसिकली ये मेजरमेंट का आपका क्या है, रैंडम वेरिएबल है ना। मैं डिफाइन करके दिखाता हूं पूरा जो हमने करा कि x को मानते हैं कि x क्या है, मेरी मेजरमेंट की वैल्यू है, तो x फॉलो करेगा यूनिफॉर्म 0 न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं यूनिफॉर्म के CDF को यूज करके विच इज x माइनस ए डिवाइडेड बाई b माइनस ए, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 1 से छोटे होने की वैल्यू निकाल सकते, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस r के लिए। अगर आप r के लिए बात करेंगे तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो मैंने यहां पे डिफाइन करा हुआ है, आगे वाले पार्ट में काम आएगा, वो भी देखेंगे हम। फिर बी पार्ट में कहता है, अगेन ये 2 मार्क्स फ्री के, कहीं कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर ना, शो दैट द MLE ऑफ न्यू इज न्यू हैट n बाय r, ये आप शो करिए। तो कर देते भाई शो पूरा डेटा, क्योंकि हम एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन तो पिक्चर में ले नहीं रहे कितने की आई है, डेटा एक तरह से मैं सेंसर्ड मान सकता हूं, क्योंकि 2 ही कैटेगरी में मैं डेटा को डिवाइड कर रहा हूं, कि या तो कुछ वैल्यूज लेस देन 1 आ गई, कुछ वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई, इस तरह का मेरा डेटा मैंने इकट्ठा करा है। तो मैं बोलता हूं इस तरह की मेरे पास r ऑब्जर्वेशंस हैं और रिमेनिंग n माइनस r ऑब्जर्वेशंस इस तरह की हैं। आई डोंट हैव ईच एंड एवरी एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, सो डेटा इज कंप्लीटली सेंसर्ड, कि वैल्यू 1 से छोटी है ऐसी r ऑब्जर्वेशन है, 1 या 1 से बड़ी है ऐसी n माइनस r। असाइनमेंट के अंदर एक क्वेश्चन है, मेरे असाइनमेंट के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे जहां पर पूरा डेटा क्या है आपका सेंसर्ड, एक नहीं है 2-3 क्वेश्चन हैं ऐसे जो आप देख सकते हैं। तो ये बन गया मेरा लाइकलीहुड इन टर्म्स ऑफ x का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की निकल चुकी है, तो इसकी 1 माइनस 1 बाय न्यू करके आप निकाल सकते हैं, एंड दिस बिकम्स योर लाइकलीहुड फंक्शन। लॉग लाइकलीहुड निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, एंड यू विल सी कि आपका न्यू हार्ट निकल के क्या आता है, n बाय r निकल के आता है, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन था ये भी। तो अगेन ये 5 भी आपके फ्री के मार्क्स थे, इसको भी हम इजी कैटेगरी में ही डालेंगे, गिवन लाइकलीहुड अब उतना चैलेंजिंग नहीं लगना चाहिए बच्चों को, बेजन में आप बहुत बार लाइकलीहुड यूज करते हैं जाते हुए। अब आते हैं सी पार्ट में, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव्स द CRLB। अब क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था, मैथमेटिकल टाइपिंग में दिक्कत हो जाती, तो इस क्वेश्चन को आपको MCQ में दे दिया गया। तो हमें अगर CRLB निकालना है, आपको एक बात और याद दिला देता हूं, डोंट फॉरगेट कि यहां पर जो r आप लेके आ रहे हैं, दैट r इज नॉट अ कांस्टेंट, r इज अ रैंडम वेरिएबल। ये बात मैं आपको याद दिलाता था कि सेकंड डेरिवेटिव आप निकाल के जब शो करेंगे और एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, सो ऑलवेज रिमेंबर इस एक्सप्रेशन के अंदर व्हाट इज योर रैंडम वेरिएबल, के अंदर व्हाट इज योर रैंडम वेरिएबल, n इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। यार आपको पता है आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन, r इज द रैंडम वेरिएबल, बिकॉज यू डोंट नो
एन में से कितनी ऑब्जर्वेशंस ऐसी होंगी जो 1 से छोटी होंगी। तो एक्सपेक्टेशन जो अप्लाई होगी वो आर के ऊपर अप्लाई होगी, और इसीलिए आर का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना आपके लिए एडवांटेज है कि आर क्या फॉलो करता है। तो आर क्योंकि बाइनोमियल फॉलो करता है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर क्या आती है आपकी, एन बाय ओमेगा निकल, सॉरी एन बाय न्यू निकल के आएगी। नेक्स्ट पार्ट मैंने क्यों करा वो आपको बाद में समझाऊंगा, आप यहां तक का भी आप देख सकते हैं। देन तो जब हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करी तो आर की जगह जब एक्सपेक्टेशन आर की अप्लाई हुई तो एन बाय न्यू आया, और जिसको हम सॉल्व करें तो दिस बिकम्स माई CRLB। ये सॉल्व आपको कॉपी में ही करना था और आपको करेक्ट ऑप्शन खाली अपना मार्क करना था। सो डी बिकम्स योर करेक्ट ऑप्शन, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। और फिर लिखना है एसिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे पहले एक अजम्पशन ले लेंगे, या वैसे भी आप दिखा सकते हैं कि न्यू हैट जो है दैट इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर, दैट इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर। तो वही मैंने यहां पे शो करा है कि अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ न्यू हैट निकालेंगे तो वो क्या निकल के आती है, रफली न्यू निकल के आती है। तो डेफिनेटली वो एस्टिमेटर कैसा है, अनबाइज्ड है। और अनबाइज्ड एस्टिमेटर के केस में हम जानते हैं कि मान लो थीटा हैट अप्रोक्सीमेटली क्या फॉलो करता था, थीटा कॉमा CRLB। तो न्यू हैट क्या फॉलो करेगा, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल विद न्यू कॉमा जो भी उसका CRLB निकल के आ रहा है। तो यहां तक अगर हम आए तो आई कैन एक्सपेक्ट कि भाई इसमें से 5 और 2 7 और 3 8 और 2 10, 10 में से 8 नंबर तो यार डेफिनेटली मिलने ही चाहिए थे। ये 3 तो बिल्कुल अगर है पूरे हैं या 0 आने वाले अल्टीमेटली आपका, बट 8 नंबर मेरे हिसाब से कहीं नहीं जाते थे, कि थोड़ा बहुत मिस्टेक कहीं हुआ भी हो तो 8 तो आपको डेफिनेटली लेने ही है। अब आते हैं उसके बेसिस पर आपको स्टैंडर्ड एरर निकाल के देना है। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर, अंडर रूट ऑफ CRLB। CRLB अगर यहां करेक्ट निकल गया है आपका तो आपको सिर्फ वैल्यूज रिप्लेस करनी है कि R की वैल्यू आपकी 75 है, N की वैल्यू आपकी 500 है, तो वहां से न्यू हैट निकल के आ जाएगा 75/500। इसमें रिप्लेस करेंगे तो CRLB आएगा, और उसका अंडर रूट क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड एरर होगा। मैं आंसर आपका मैच करा देता हूं खाली भी, कि यहाँ तो मैंने फिर पॉइंट स्टैंडर्ड एरर जो आ रहा है 0.7097 आपका निकल के आता है, और पॉइंट एस्टिमेट आपका जो है वो ये निकल के आ रहा है। और फिर आपसे मांगा था अप्रॉक्सीमेट 99% टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल, स्ट्रेट मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस इंटरवल भाई कैसे निकाल सकते हैं कि जो आपका पॉइंट एस्टिमेट है प्लस माइनस योर स्टैंडर्ड एरर जो इनटू योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये वैल्यू आपकी ये निकल के आनी चाहिए। एंड देन आपसे मांगा है टेस्ट। अब दिक्कत क्या है कि टेस्ट जो मांगा है उसके ना परसेंटेज मेंशन नहीं है वैसे यहाँ पे। अगर मैं 1% पे इसे टेस्ट को कर दूं यहां पर, हालांकि 5 नंबर है तो मैं नहीं बोल रहा हूं आप ऐसा करो, परसेंटेज मेंशन नहीं है तो मैं 5% पे करूंगा। अगर वैसे 1% होता तो मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल से आंसर दे देता कि 10 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल और 10 डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, मेरे पास आंसर डायरेक्टली आ जाता। बट क्योंकि 5 नंबर का है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 5% पे टेस्ट करके दिखा देता हूं कि ये मेरा लेफ्ट टेल टेस्ट बनेगा एक, और आपकी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो ये आनी चाहिए, ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड दिस इज योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला, विच इज आपका जैसे आपने ऊपर कॉन्फिडेंस इंटरवल भी ऊपर यूज करा वो आ जाएगा। तो वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट H नॉट, तो क्लियरली आप देख सकते हैं। तो यहां पर भी मान लेते हैं कि भाई ऊपर हमने बोला था 8 और इसके अंदर 9 मार्क्स थे ये। अब इसमें भी अगर मैं 8 लगाऊं तो 16 मार्क्स आर अगेन फ्रीली अचीवेबल, और इससे पहले हमारा जो मार्क्स फ्री मार्क्स हमने माने थे वो 42 माने थे, तो दिस बिकम्स 58, जहां पर आपको मेरे हिसाब से कहीं अगर बहुत ही बड़ा ब्लंडर करा तो मार्क्स कटने चाहिए, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। Now, last question. Can a bank analyst believe that the living space S measured in square feet is a good predictor and price भी जो आपका प्रॉपर्टी का प्राइस है कि ये फिगर आए आपके पास निकल के डिपेंडिंग अपॉन कि कितना लिविंग स्पेस है घर में और क्या उसका प्राइस होने वाला है। तो हम डेफिनेटली हम देखेंगे जैसे जैसे लिविंग स्पेस बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस आपका इंक्रीज करेगा। एक बहुत स्ट्रांग तो नहीं बट एक आपका स्लो मूविंग अपवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिलता है। तो कह रहा है कमेंट ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ के ऊपर हम ये कमेंट कर सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन तो नहीं देखने को मिल रहा है, बट हाँ एक वीक पॉजिटिव कोरिलेशन के साइन है कि जैसे जैसे आपका लिविंग स्पेस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका प्राइस एक अपवर्ड ट्रेंड में जा रहे हैं। देन कह रहा बैंक एनालिसिस फिट्स अ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, जहां पे सारी कैलकुलेशंस आपको करके दे रखी हैं, और डिटरमाइन द बैंक एनालिसिस लीस्ट स्क्वायर फिटेड रिग्रेशन लाइन। तो यानी बेसिकली आपको अल्फा और बीटा दो ही चीजें निकालनी है। डेटा आपके हाथ में दे दिया गया हो, अल्फा हेड बीटा हेड आपसे मांग लिया गया हो, ये 6 नंबर में मार्क्स लूज करने का स्कोप नहीं है। देयर इज नो चांस कि आप यहाँ पे मार्क्स को लूज करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपका, मैं अभी कैलकुलेशन आपकी मैच करा देता हूँ कि आपका जो अल्फा हैट है वो 6.872, ये बेसिकली ये शायद आंसर होगा करेक्ट, अभी वो कैलकुलेशन मैच कर लेना, और बीटा हैट आपका 0.8154 आ रहा है। अब ये डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी राउंडिंग करी उससे आंसर थोड़ा बदल जाएगा। दिस इज द क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर, वो देख लेंगे हम। एंड देन थर्ड पार्ट में कहता है आर स्क्वायर निकालिए डायरेक्टली, डायरेक्ट क्वेश्चन। टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ बीटा,
द ट्रू स्लोप पैरामीटर, डायरेक्ट क्वेश्चन में सब एक बार में दिखाऊंगा, कहीं आपको दिमाग नहीं लगाना था, डायरेक्ट फॉर्मुलेज आपको अप्लाई करते जाने थे और उसके बेसिस पर आपको बीटा का टेस्ट करना था, पर ये 1 नंबर का है तो यहां पे आप पूरा टेस्ट नहीं परफॉर्म करेंगे, आप कमेंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल कि उस कॉन्फिडेंस इंटरवल में अगर 1 लाई करता है तो वी हैव इनसफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट, और 1 अगर लाई नहीं करता है तो वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट। लेट मी शो यू द आंसर्स। ये आपका आर स्क्वायर आ रहा है 41% के अराउंड, ये आपका बीटा का 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है विच क्लियरली डज नॉट इंक्लूड 1, सो वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू रिजेक्ट एच नॉट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देन अगेन देखो यहां पर अगर मैं मानता हूं कॉमेंट में आपने थोड़ी ब्लंटर कर भी दिया हो तो भी हटा ही देता हूं कॉमेंट को एक बार मैं, तो 6 and 2 8 and 3 11 और 1 12 मार्क्स आर फ्री अभी तक। स्ट्रेट फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं ना लिबरेशन में से कि सीधे सा फॉर्मूला लगाना पड़े और मेरे पास क्या निकल के आते हैं, आंसर्स निकल के आते जाए। देन आपसे मांगा डिटरमाइन दी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर मांगा है 95% प्रेडिक्शन इंटरवल, तो एक आपका इंडिविजुअल रिस्पांस का पार्ट है, एक आपका है क्या है मीन रिस्पांस का पार्ट है। एक्सपेक्टेड रिस्पांस जहां मेरे से मांगा है वो मेरा क्या है मीन रिस्पांस है, तो मैं म्यू नॉट की वैल्यू निकाल लूंगा, स्टैंडर्ड ऑफ म्यू नॉट कैप निकाल लूंगा और म्यू नॉट कैप का आपका आंसर निकलेगा। अच्छा एक चीज और समझनी थी मुझे यहाँ पे, सॉरी मिस कर गया क्वेश्चन में इनिशियली वो बात, क्योंकि एक मॉडल उसने बीच में बना के यहाँ दिया था कि वाई जिसको ये ले रहा है दैट इज नॉट द ओरिजिनल एस की वैल्यू, वाई इज नॉट द ओरिजिनल एस की वैल्यू, जो स्क्वायर फीट का साइज है। अच्छा यहां से कमेंट भी मेरा थोड़ा बदल जाएगा, आई एम सॉरी। ये आपको अगर एक्सपोनेंशियल ट्रेंड दिखता है यहां पर तो डेफिनेटली लॉग लेने से वो ट्रेंड लीनियर बन जाता है ना, तो अभी एक्सपोनेंशियल का भी उतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मेरे पास यहां पर अवेलेबल नहीं है और इसीलिए आर स्क्वायर भी आपको बहुत छोटा नंबर वहां पे दिखाई दे रहा है। तो आपको ये समझना है ये जो आपने म्यू कैप निकाला है दिस इज नॉट फॉर द ओरिजिनल वैल्यू, दिस फॉर द लॉग लेते की जिन वैल्यूज का आप लॉग ले चुके हैं, यानी आपने ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला है ये निकाला है लॉग वाई वाली वैल्यूज को यूज करके, और मुझे आंसर क्या चाहिए ओरिजिनल वाई का चाहिए मान लो, तो मुझे इनके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। ये आंसर आपके दिखाई देंगे अगेन डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी डेसिमल्स हैव यू टेकन हियर, ये आंसर आपका वेरी कर सकता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपके आंसर में वेरिएशन देखने को मिलेगा। सेम काम इंडिविजुअल रिस्पांस के लिए भी, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आप एज इट इज सीधे यूज कर सकते हैं और ये आपका क्या आना चाहिए उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का आंसर निकल के आना चाहिए। 6 नंबर फ्री कह रहा कमेंट ऑन योर आंसर टू पार्ट 6 and 7। भाई जो आंसर है आप जानते हैं इंडिविजुअल रिस्पांस और मीन रिस्पांस में फर्क अगर आता है तो उनकी स्टैंडर्ड एरर में आता है। मीन रिस्पांस हैज लेस वेरिएबिलिटी एज कंपेयर टू योर इंडिविजुअल रिस्पांस, इंडिविजुअल रिस्पांस इज मोर वेरिएबल, इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल ज्यादा वाइडर कहां देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल रिस्पांस के केस में देखने को मिलेगा, जो अपने आंसर से आप देख सकते हैं। एंड देन क्या कहता है कि एक और एनालिस्ट है जिसने एक और मॉडल फिट करा और उसका जो आर स्क्वायर आता है वो 60% आता है, इसके ऊपर कमेंट करिए। स्टैंडर्ड बुक वर्क आपको आर स्क्वायर की वैल्यूज के बेसिस पे कमेंट करना मैंने सिखाया हुआ है, नोट्स में देख लेंगे। तो पिछले मॉडल के कंपैरिजन में आर स्क्वायर बढ़ गया है, यानी इससे जो आउटपुट आ रहे होंगे वो ज्यादा बेटर रिग्रेशन लाइन को फिट कर रहे होंगे, ज्यादा बेटर आउटपुट दे रहे होंगे एज कंपेयर टू जो मेरा प्रीवियस मॉडल था। मैं मानता हूं लास्ट के 2 पार्ट आपके थ्योरी थे, इसमें आप 4 में से 2 नंबर तो फिर भी स्कोर करें और 8 नंबर ये हो गए आपके, है ना, 8 और 1 9 और 3 12 और 2 14 और 6 20, यहां तक हमारा टोटल बन गया था 58। तो मेरे पास इजी कैटेगरी में इस पेपर में 70 मार्क्स अवेलेबल, 78 मार्क्स सॉरी अवेलेबल थे, जहां 75 से ऊपर मार्क्स आपको इजीली स्कोर करे जा सकते थे। उस पेपर को मैं डिफिकल्ट टर्म नहीं करूंगा ना ट्रिकी बोलूंगा, ट्रिकी बस एक छोटा सा पार्ट था एक क्वेश्चन का, वो भी क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 9 24 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां कोई मार्क्स लूज करने का स्कोप नहीं था। तो अगर आप ये देखें तो ये पेपर काफी आसान है थ्योरी पेपर एज कंपेयर टू बाकी पेपर जो हम देख रहे थे, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था स्कोर करना। अब आप चेक करिए आपने कितना इसमें स्कोर करा है, कोई आपको मेरे आंसर्स में मिस्टेक मिलती है डेफिनेटली कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना जाके, और कुछ और अगर आप मेरे से स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालना, सो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड दैट वीडियो। थैंक यू सो मच।